Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And before I take first topic of the day, there is one addition or you may say correction फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए कल मैंने आपको हुलॉक गिबॉन्स के बारे में बताया था। वहां पे मैंने बोला कि हुलॉक गिबॉन्स के दो स्पीसीज हैं, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताया और उसके बाद मैंने खुद भी सर्च किया तो दैट आई फाउंड कि हाल फिलहाल में लगभग एक साल हो चुका है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये जो सेंटर है जेनेटिक रिसर्च करता है, दिस इज इन हैदराबाद। इसने एनालिसिस करके एक रिपोर्ट सबमिट की थी, कंक्लूसिव रिपोर्ट, जिसके हिसाब से दीज टू गिबॉन्स, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स आर genetically not different, they are genetically similar. So the study basically revealed that there is actually just one species of हुलॉक गिबॉन in India. उनको ईस्टर्न या वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन कहना स्पीसीज के बेसिस पे सही नहीं है, बिकॉज स्पीसीज वाइज या जेनेटिक्स वाइज दे आर सेम। थोड़े बहुत अगर डिफरेंसेस हैं तो दे आर सुपरफिशियल डिफरेंसेस, ऊपरी बेसिक जो वेरी जेनरिक डिफरेंसेस हैं, सुपरफिशियल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोट कलर। तो जिस तरीके का उनका कोट या कलर है उसके बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज देयर इज फंडामेंटली genetically no difference between the eastern Hulok gibbon and western Hulok gibbon. Now we will be taking up the first topic of the day, that is Kokborok language. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, especially from regionalism perspective. तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए पिछले साल हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक सजेशन प्रपोज किया था कि 9th स्टैंडर्ड तक के हर एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हिंदी की बेसिक नॉलेज दी जानी चाहिए स्कूल के अंदर ही। उसके अलावा उन्होंने दूसरा प्रपोजल ये भी दिया था कि जिन जिन लैंग्वेजेस का अपना खुद का स्क्रिप्ट नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक तो बोल करके, दूसरा लिख करके। लिख करके लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो कई सारे लैंग्वेजेस का अपना खुद का स्क्रिप्ट भी है, लेकिन कई सारे लैंग्वेजेस का अपना खुद का स्क्रिप्ट नहीं है। तो अमित शाह जी ने दूसरा प्रपोजल ये भी दिया था कि जिन लैंग्वेजेस का खुद का स्क्रिप्ट नहीं है उन लैंग्वेजेस के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है देवनागरी, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो दो बेसिक सजेशन थे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को 9th स्टैंडर्ड तक पूरे इंडिया भर में हिंदी सिखाई जाए और जिन लैंग्वेजेस का अपना स्क्रिप्ट नहीं है उनका देवनागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाए। और ये दोनों सजेशंस आप मान सकते हैं कि दे वेयर इन लाइन विद आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which talks about promoting Hindi as one common bridge amongst citizens of our country. तो वैसे तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा भी हियर एंड देयर फ्यू डायरेक्टिव्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट। उसमें से एक डायरेक्टिव है आर्टिकल 351, जो कहता है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि हिंदी को एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह वो डेवलप करे, that could act as a bridge amongst citizens coming from different linguistic background. बट ये करना है विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू द फॉर्म स्टाइल एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। दूसरे लैंग्वेजेस के कॉस्ट पे हिंदी को प्रमोट नहीं करना है, बट यस पैरेलली हिंदी को प्रमोट करना है। तो आप मान सकते हैं कि अमित शाह जी का ये जो प्रपोजल था दैट वाज इन लाइन विथ आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस प्रपोजल के बाद कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, खासकर त्रिपुरा में, प्रोटेस्ट होने लगे, बिकॉज इट वाज सीन एज अ अटेम्प्ट impose Hindi over the northeastern states, basically creating a challenge of uh, against a culture of northeastern states। ऐसा देखा गया कई सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग त्रिपुरा कि हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदी सिखाया जाएगा, देवनागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाएगा उन लैंग्वेजेस के लिए जिनका अपना स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसको लेकर के अलग अलग जगहों पे थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आया त्रिपुरा से, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर
जो वहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादातर बोली जाती है बाय द मेजर कम्युनिटी देयर, त्रिपुरी कम्युनिटी, वो है कोक बोरोक लैंग्वेज। और कोक बोरोक लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन नेटिव लैंग्वेज ऑफ द त्रिपुरी पीपल एज ए सेड। और कोक बोरोक लैंग्वेज का अपना खुद का कोई स्क्रिप्ट है नहीं, दो इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा सिंस 1979, बट इसका अपना खुद का कोई स्क्रिप्ट है नहीं। तो कोक बोरोक लैंग्वेज के लिए इन जनरल रोमन स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब वहां पे अमित शाह जी के प्रपोजल के बाद बात चल रही थी कि देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए, जिसको लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। देखिए, स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस समझिए। ये हिंदी शब्द ही लिखा है यहाँ पे, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। यहाँ पे हिंदी लिखा है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हिंदी लिखा है इन रोमन स्क्रिप्ट। तो कोक बोरोक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा का, लेकिन उसको लिखने के लिए रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता रहा है। अब अमित शाह जी के प्रपोजल के बाद बात चल रही थी कि देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो, जिस कारण से वहां पे काफी सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अगर हम अपने स्टेट आसाम की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो दो मेजर लैंग्वेजेस हैं, असमीज एंड बोडो, both are listed in 8th schedule. Assamese has its own script, while Bodo is generally written in देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन हमारे असम के अंदर और भी ऐसे कई सारे इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, कार्बी, मिशिंग, तीवा, that do not have their own script. They are generally written in Roman script. लेकिन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए भी देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। देखिए, सरकार को आर्टिकल 351 को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना होगा। सिर्फ पार्ट 1 को नहीं देखना होगा, पार्ट 2 को भी देखना होगा कि अदर लैंग्वेजेस के कॉस्ट पे हमें हिंदी को प्रमोट नहीं करना है। बट यस, एट द सेम टाइम एक कॉमन लैंग्वेज अगर हो पूरे देश के बीच में, जहाँ जिसके बेसिस पे सारा देश आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो दैट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन इसको काफी कॉशियस तरीके से करना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने यहाँ दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यही बातें यहाँ हमने लिखी हैं। ये जो टॉपिक है इसका हेडिंग दिया है रीजनलिज्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आर्टिकल 351 की बात बताई है, हाउ इट गिव्स डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू डेवलप हिंदी एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर लैंग्वेजेस। 2022 में यूनियन होम मिनिस्टर सजेस्टेड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ हिंदी टिल क्लास 9th एंड यूज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर लैंग्वेजेस हैविंग नो स्क्रिप्ट। उसके बाद से प्रोटेस्ट इन त्रिपुरा हैज स्टार्टेड। वहाँ की जो मेजर कम्युनिटी है त्रिपुरी कम्युनिटी, वो कोक बोरोक लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, उसका कोई स्क्रिप्ट है नहीं। प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है बिकॉज दीज प्रोटेस्टर्स बिलीव दैट हिंदी इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। The next article is about military coup in Gabon. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So देखिए, गेबोन अब यहाँ देख सकते हैं एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और वहां पे एक मिलिट्री कू देखने को मिला है। वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अली बोंगो को रिप्लेस कर दिया वहां के मिलिट्री लीडर्स ने, और पावर अपने हाथ में ले लिया। और ये तब हुआ जब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ताजा ताजा रिजल्ट्स आए थे। बिल्कुल हाल फिलहाल में वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए गए थे, और वहां पे प्रेसिडेंट अली बोंगो इमर्ज्ड विनर, एंड दिस वाज हिज थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन पावर एज प्रेसिडेंट। अगर वो कंटिन्यू करते तो उनका तीसरा टर्म होता है एज प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि प्रेसिडेंट अली बोंगो हैज बीन डिक्लेयर्ड विक्टोरियस फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, उसके कुछ ही घंटों बाद वहां के आर्म्ड फोर्सेस ने पावर अपने हाथ में ले लिया और अली बोंगो को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब अगर हम देखें ये इस पर्टिकुलर इवेंट को जो गैबोन में हुआ है, तो इट इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैबोन के अंदर मिलिट्री कू हुआ है। इनफैक्ट पूरे अगर आप वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को देखें, यहाँ पे जितने भी रेड कलर से दिखाए हमने, सब में सीरीज ऑफ इस तरीके के मिलिट्री कू आपको देखने को मिलेंगे अगेंस्ट सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अभी गैबोन में हुआ, कुछ दिनों पहले आपको पता है नाइजर में हुआ था, जुलाई में ही, पिछले महीने बुर्किना फासो, गिनिया, चाड, माली। तो अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में 8 बार मिलिट्री कू हो चुके हैं इन 6 डिफरेंट कंट्रीज। क्योंकि बुर्किना फासो में 2 बार हुआ इस तरह के मिलिट्री कू, और माली में भी 2 बार हुआ। तो बार बार मिलिट्री कू क्यों हो रहे हैं, बार बार मिलिट्री तख्ता पलट आखिर हो क्यों रहा है? वाई सीरीज ऑफ कू? देखिए, इसके पीछे इकोनॉमिक कारण है।
इकोनॉमिक स्ट्रेस है इन तमाम देशों में। इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, ओवरऑल मिस गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। तो आपके दिमाग में नेचुरल सा सॉल्यूशन आएगा कि सर अगर मिस गवर्नेंस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आए, दूसरी सरकार लेकर के आए, इलेक्शन कराएं और दूसरी सरकार लेकर के आए। इसमें मिलिट्री कू लाने से क्या होगा? आखिर आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडर्स हैं वो कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से और मिस गवर्नेंस से बचा पाएंगे लोगों को? इसके पीछे का जवाब समझिए। देखिए, यहाँ पे इलेक्शंस होते तो रहे हैं, इन देशों में इलेक्शंस होते तो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शंस पूरी तरह से फ्री एंड फेयर नहीं हुए। इन तमाम देशों में आप देखेंगे कि एक एक परिवार कई सालों से, 50 साल 60 सालों से राज कर रहा है। इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शंस में मनी पावर, मसल पावर या रिगिंग यानी कि बेईमानी हो जाती है किसी न किसी तरीके से, और एक ही परिवार के लोग, जो पावरफुल लोग हैं, वो पावर में बने हुए हैं फॉर लास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स। जब से ये देश आजाद हुए हैं, ऑल दीज कंट्रीज वेयर अर्लियर फ्रेंच टेरिटरीज, और सारे देश जब से आजाद हुए हैं तब से आप देखेंगे कि एक ही परिवार वहां रूल किए जा रहा है, और एक एक इंसान 3 3 बार 4 4 बार प्रेसिडेंट बन जाता है। इलेक्शन होते हैं तो एक इंसान को 95% 97% वोट्स मिल जाते हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इलेक्शंस में रिगिंग हो रही है, बेईमानी हो रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। और इसी कारण से इन सब लोगों को, जैसे इस केस में अली बोंगो को, इन लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है एज डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्स। ये जो टर्म है डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, ये आपको लॉजिकली इनकंसिस्टेंट लग सकता है, ऑक्सीमोरोन लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, डेमोक्रेसी में डिक्टेटर कैसे हो सकता है? लेकिन इन लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्स। ये नाम का इलेक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यू सी अली बोंगो, इलेक्शन होकर के तीसरी बार ये इलेक्ट होकर के आए, लेकिन इनका परिवार पिछले 50 सालों से रूल कर रहा है। ही ऑल्सो गॉट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म विदाउट मच रेजिस्टेंस। दैट क्लियरली हिंट्स कि देयर इज रिगिंग इन इलेक्शन, मनी पावर एंड मसल पावर। और यही कारण है कि जब ये मिलिट्री coup हुआ गैबोन के अंदर, तो अली बोंगो ने अपने सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप प्रोटेस्ट करें और मुझे वापस से पावर में लेकर के आए, मैं आपका प्रेसिडेंट हूं। लेकिन इनके सो कॉल्ड सपोर्टर्स भी सेलिब्रेट कर रहे थे सड़कों पे कि अच्छा हुआ आर्मी ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और उनके प्रोटेस्टर्स ने इन्हीं के इमेजेस को देखिए ऐसे मैन हैंडल किया। तो दिस इज हाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग रिमूवल ऑफ दीज सो कॉल्ड डिक्टेटर्स, बिकॉज दे आर डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्स। नाम का खाली इलेक्शन होता है और ये लोग पावर में बने रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ ही परिवार कैसे पावर में बने रह रहे हैं इतने सालों से? तो इसका जवाब है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका जवाब। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज वेयर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। तो जब फ्रांस यहां से इवैक्यूएट कर रहा था, इन देशों को आजाद कर रहा था, तो उन उन परिवारों को उसने पावर ट्रांजिशन दिया जो परिवार एलिजियंस रखते थे फ्रेंच गवर्नमेंट से, जो परिवार पूरी तरह से फ्रेंच सरकार के फेवर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड थे। वैसे परिवारों को फ्रेंच गवर्नमेंट ने पावरफुल बनाया और उनके ही हाथ में पावर ट्रांजिशन करके गए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि ये फैमिली, उनके लोग ही पावर में बने रहे। इससे फायदा क्या हुआ फ्रांस को? फ्रांस का इस एरिया में पॉलिटिकल डोमिनेंस डायरेक्टली ना होने के बावजूद भी इनडायरेक्टली बना रहा, क्योंकि ये एरिया पहले कॉलोनीज थी, अभी फॉर्मली कॉलोनीज नहीं है, लेकिन फिर भी दीज एरियाज आर पॉलिटिकली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस। इस एरिया के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खासकर एनर्जी रिसोर्सेज के लिए एरिया फेमस है। तो एनर्जी रिसोर्सेज को काफी सस्ते दामों पे फ्रांस एक्सट्रैक्ट करता रहा है। तो मतलब फ्रांस इन एरियाज का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन करता रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दीज कंट्रीज आर फॉर्मली या थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सोवरेन। लेकिन इन परिवारों के मदद से फ्रांस यहाँ पे पावर बनाए हुए था इनडायरेक्टली, और यही कारण है कि ये परिवार काफी सस्ते दामों पे अपने रिसोर्सेज फ्रांस की सरकार को दिए जा रहे थे। और यही कारण था इन देशों के अंदर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पीछे, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस थे उसके पीछे। और यही कारण है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, और लोग इसी कारण से फ्रांस के अगेंस्ट ये जो मिलिट्री कू हो रहे हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ मिलिट्री कू, ये आप एक पर्टिकुलर परिवारों के अगेंस्ट या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिलिट्री कू की तरह ना देखें। प्लीज सी इट एज अ मिलिट्री कू अगेंस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट। यू कैन सी सच इवेंट्स हैव हैपेंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। माली की अगर बात की जाए तो माली ड्रिवन आउट फ्रेंच ट्रूप्स एंड कट डिप्लोमेटिक ट्राइज विद फ्रांस। इनफैक्ट इट ऑल्सो चेंज्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम फ्रेंच टू मालियन।
national languages. Senegal similarly attacked French businesses in its own country. Niger, the French ambassador has been ordered to leave the country. तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं दे आर इंडिकेशन दैट नाउ फ्रांस इज नॉट that powerful as it used to be once. It is not able to maintain its stronghold on these West African countries. तो ये एक मेजर फिनोमिना है, इसको बस वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के एक पर्टिकुलर देश के मिलिट्री कू की तरह मत देखिए. दिस हैज टू बी डायरेक्टली सीन इन टर्म्स ऑफ फ्रांस being a country who is having power diminished over a period of time. Military coup in Gabon against President Ali Bongo, eighth military coup in 3 years. This is a domino effect in entire West Africa. A series of coup. Why series of coup? Because of economic challenges and democratic dictatorship. And all such democratic dictatorship and economic challenges because these countries were former French colonies. And France kept on extracting economic benefits, and that is why France maintained a particular families into power for many years in these countries, and now that has led to frustration amongst people, backlash from the people against French. So this is not revolution against individual or individual families. This is frustration or backlash against the French dominance. The next article is about Sarajevo Moidams. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सरायदेव मॉडम्स आपने देखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, इस तरीके का स्ट्रक्चर शिव सागर टाउन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है इन द फुट हिल्स ऑफ नागालैंड. सरायदेव मोइदम्स इस तरीके के. एंड इट इज कंसिडर्ड दैट दे वर बिल्ट बाय फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी सुकाफा इन 1229. तो अहोम किंगडम्स ने इनको बेसिकली उनके फाउंडर सुकाफा ने इनको बिल्ड कराना शुरू किया. ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाकी जो लीडर्स थे, जो किंग्स थे, उन्होंने भी सक्सेसिवली इन मोइदम्स के अंदर एडिशंस कराए. So these Saraide Moidems are known as pyramids of Assam, and they were original capitals of Ahom kings. Why this Saraido is known as pyramids of Assam? वो भी जरा देखते हैं. Because they were sacred burial grounds of Ahom kings and queens. यहाँ पे उनको बड़ी बड़ी किया जाता रहा है, buried for many years. तो sacred burial grounds for Ahom kings and queens. तो यहाँ पे टोटल 42 मोइडम्स यानी कि टॉम्स बने हुए हैं. वो इस तरीके कुछ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर के हैं. आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया हेमिस्फेरिकल माउंड है और दे कंप्राइजेस ऑफ मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट. इस तरीके का अंडरग्राउंड वॉल्ट है विच आर हैविंग चेम्बर्स, मोर देन वन चेम्बर्स, एंड हैविंग डोमिकल सुपर स्ट्रक्चर. तो इस तरीके का कुछ होता है सराइदो मोइडम्स नोन एज पिरामिड ऑफ असम. अब ये एक बात हो गई. आई होप सराइदो मोइडम्स आपने देखा भी होगा, क्या है समझ गए. ये बरियल ग्राउंड्स ऑफ अ होम किंग्स एंड क्वींस 42 इस तरह के टर्म्स है. अब बात करते हैं यूनेस्को की. यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, और इसको बनाया गया था 1945 में. और यूनेस्को से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात तो आप समझते ही होंगे कि यूनेस्को अलग अलग हेरिटेजेस डिक्लेयर करता है. हेरिटेजेस मतलब धरोहर, समथिंग दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशंस. तो उन हेरिटेजेस को, उन धरोहरों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उनको आइडेंटिफाई करता है यूनेस्को कि दीज आर इंपॉर्टेंट हेरिटेजेस एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. तो यूनेस्को उनको आइडेंटिफाई करता है हेरिटेजेस को, और यूनेस्को इनको आइडेंटिफाई करता है इन हेरिटेजेस को ताकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके अंडर सेवरल कन्वेंशंस एट इंटरनेशनल लेवल. कन्वेंशंस मतलब इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि यूनेस्को 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यूनेस्को 2003 कन्वेंशंस. तो यूनेस्को जिन तरह के हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करता है फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. इनटेंजिबल मतलब सम परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चर और समथिंग लाइक दैट, डांस, म्यूजिक एंड ऑल. जबकि टेंजिबल इज समथिंग दैट वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील. टेंजिबल हेरिटेजेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज. कल्चरल हेरिटेजेस, something which have been built by humans as a result of their culture, और natural heritages, for example काजीरंगा नेशनल पार्क. लेकिन एक साइट ऐसा भी है हमारे देश में जिसको टैग दिया गया है मिक्स्ड हेरिटेज साइट का, विच इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम बोथ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल पर्सपेक्टिव. तो हमारे देश के अंदर यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाइड बस एक ही मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क. अब हमने समझा सरायदेव मोइदम्स के बारे में, हमने समझा यूनेस्को हेरिटेजेस के बारे में. अब दोनों का रिलेशन समझिए. देखिए, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि
हम लोग कोशिश करेंगे, इंडिया विल ट्राई टू गेट सराय मैदाम्स डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ये भारत सरकार ने अनाउंस किया कि दे विल सेंड अ प्रपोजल टू यूनेस्को टू डिक्लेयर सराय मैदाम्स एज यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स। और उसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है कि अब आसाम सरकार पूरी तैयारी में लग गई है, पूरा रिपोर्ट्स वगैरह फुल प्रूफ रिपोर्ट्स बनाने में, ताकि यूनेस्को की जब टीम अक्टूबर में विजिट करे असम को और सरायदेव मैदान को जब विजिट करे, तो उस टाइम में हम तमाम रिपोर्ट्स डेटाज रेडी रखें, ताकि एक बार में ही सरायदेव मैदान को यूनेस्को हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज का टैग मिल जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। सरायदेव मैदान, पिरामिड्स ऑफ असम, सैक्रेड बरियल ग्राउंड्स, 42 टॉम्ब्स या मैदान्स हैं, हेमिस्फेरिकल माउंट्स, ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अहोम किंग्स, बिल्ड बाय सुकाफा, 30 kilometers from Sivsagar. UNESCO स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर हेरिटेज साइट्स टेंजिबल इनटेंजिबल, एक मिक्स्ड भी है विच इज नेचुरल और कल्चरल का मिक्स्ड, इंडिया के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क। Currently, Government of India has proposed Sarai Madams to be part of UNESCO cultural site. The next article is about Magsaysay Award to Assam oncologist. This topic is important from prelims exam point of view. सबसे पहले मैक्सेसे अवार्ड के बारे में समझते हैं। मैक्सेसे अवार्ड को माना जाता है कि एशिया का नोबेल पीस प्राइज है। एशिया का इक्विवेलेंट नोबेल पीस प्राइज माना जाता है इसको, क्योंकि एशियन ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को उनके सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए ये मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको 1957-58 में इंस्टीट्यूट किया गया इन मेमोरी ऑफ 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, रायमोन डेल फियोरो मैक्सेसे सीनियर। ये भले 7वें प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये काफी प्रोमिनेंट पॉपुलर प्रेसिडेंट थे। ये 1953 में प्रेसिडेंट बने, बट ही डाइड ड्यू टू अ प्लेन क्रैश इन 1957। तो काफी पहले यंग प्रोमिनेंट लीडर थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टाइम। फिलीपींस एक यूएस की कॉलोनी थी। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जापान ने फिलीपींस को कैप्चर किया था। उस टाइम में ही वॉज अ यंग प्रोमिनेंट लीडर एंड ही लेड द मूवमेंट of Philippine people against Japanese acquisition of Philippines। तो इस कारण से ये बिकेम वेरी पॉपुलर मैक्सेसे साहब। और मैक्सेसे साहब की याद में ही जब उनकी डेथ हुई 1957 में इन अ प्लेन क्रैश, तो फिर शुरू किया गया मैक्सेसे अवार्ड, विच इज इक्विवेलेंट टू और कंसिडर्ड एज एशियाज नोबेल पीस प्राइज। तो मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है एज अ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन बाय फिलीपींस गवर्नमेंट एंड रॉक फेलर ब्रदर्स फंड, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ये दोनों मिलकर के मैक्सेसे अवार्ड देते हैं, और हर साल ये मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है ऑन 31 अगस्त, विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर मैक्सेसे। और पहले मैक्सेसे अवार्ड जीतने वाले इंसान थे आचार्य विनोबा भावे फ्रॉम इंडिया। अभी करंट न्यूज है कि हमारे असम से ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन साहब को 65th मैक्सेसे अवार्ड दिया गया है अंडर हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी। डॉक्टर कन्नन को 2021 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म श्री भी दिया जा चुका है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैक्सेसे अवार्ड जो है अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, फूड सॉवरेनिटी विजनरी, विमेन इन पीस बिल्डिंग पायोनियर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन। तो असम के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन साहब को हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए सेगमेंट के अंदर मैक्सेसे अवार्ड दिया गया है। कुछ नोटेड लोग जिनको मैक्सेसे अवार्ड इंडिया से मिल चुका है, विनोबा भावे साहब को मिल चुका है, मदर तेरेसा को मिला है, सत्यजीत रे, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी को मिला 2006 में, बेजवारा विल्सन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एंड रवीश कुमार को मिला है 2019 में। यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सेसे अवार्ड। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, फुल मून से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, बिकॉज दिस स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ए। बंगाल स्लो लोरिस से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।